नमस्कार मित्रों, मेरा नाम आशुतोष गुप्ता है। पेशे से मैं एक डेटा साइंटिस्ट हूँ। मैंने फिजिक्स में पीएचडी किया है और बहुत साल कैंसर रिसर्च पर भी काम किया है। आपसे कोरोना महामारी के बारे में कुछ डेटा शेयर करना चाहता हूँ। पिछले महीने यानी अप्रैल के दूसरे हफ्ते से भारत में स्थिति अचानक बिगड़ी है। स्थिति बहुत गंभीर है और पूरे भारत में सभी लोग अपने स्तर पर इस स्थिति से लड़ने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। हमें मिलकर यह लड़ाई जारी रखनी है, अपने संकल्प और संयम को बनाए रखना है। पिछले कुछ दिनों से ध्यान में आ रहा है कि कुछ न्यूज चैनल्स खबरों के नाम पर तथ्यों को छुपाकर या तोड़ मरोड़ कर दिखा रहे हैं, जो कि बहुत ही भ्रामक है और गैर जिम्मेदाराना है। विशेष रूप से कुछ अमेरिकन न्यूज एजेंसीज की खबरें मैंने देखी। अपने कुछ दोस्तों से बात करते करते भी ध्यान में आया कि वे भी सोशल मीडिया पर चल रहे इस दुष्प्रचार के शिकार हुए हैं और तथ्यों को शायद देख ही नहीं रहे हैं। कुछ भारतीय न्यूज एजेंसीज और बहुत से लोग सोशल मीडिया पर बिना सोचे परखे इन खबरों को फैला रहे हैं। दो चीजें विशेष रूप से निशाने पर हैं। पहला तो ये कहा जा रहा है कि भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं नाकाम हो गई हैं, और दूसरा ये कि भारत की सरकार कोरोना से लड़ने में पूरी तरह असफल रही है। मैं इन दोनों ही बातों पर कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ, कुछ डेटा शेयर करना चाहता हूँ। सारा डेटा ओपनली अवेलेबल है और इनसे रिलेटेड सारे लिंक्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। निर्णय आप स्वयं लें कि क्या ठीक है क्या नहीं, और इस समय हमें क्या करना चाहिए। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय यदि सावधानी नहीं बरती और बहकावे में आकर यदि लोगों का अपने सिस्टम से विश्वास टूटा तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। मित्रों, मैं पिछले 15-20 वर्षों से अमेरिका में हूं और मैंने यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं को करीब से देखा है। मेरी पीएचडी की पढ़ाई के दौरान मैंने अमेरिका के सबसे बड़े रिसर्च हॉस्पिटल NIH बेथेस्डा में 6-7 साल पढ़ाई की है, रिसर्च किया है, और लगभग 9-10 वर्ष इंडस्ट्री में डेटा साइंस के नाते काम करने का भी मुझे अवसर मिला है। तो यहाँ के सिस्टम को मैंने करीब से देखा है और भारत का सिस्टम तो मैंने देखा ही है। आज हम तुलना करेंगे कोरोना से लड़ाई में भारत के प्रयासों की अमेरिका से, यूरोपीय संघ से और OECD के देशों से। तो शुरू करते हैं भारत और अमेरिका से। सबसे पहले इन दोनों देशों के बारे में कुछ फैक्ट्स हम देखते हैं। पहली है जनसंख्या। भारत की जनसंख्या अमेरिका की तुलना में लगभग 4.25 गुनी अधिक है। क्षेत्रफल देखें तो अमेरिका का क्षेत्रफल भारत की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक है। तो जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी देखें तो भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी अमेरिका की तुलना में लगभग 12.5 गुना अधिक है। मतलब औसतन हर 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में भारत में अमेरिका से 12.5 गुना ज्यादा लोग रहते हैं। ये महत्वपूर्ण है कोरोना के लिए, क्योंकि ये छूत की बीमारी है और ज्यादा लोग यदि ज्यादा पास रह रहे हैं तो खतरा बढ़ जाता है। सकल घरेलू उत्पाद या GDP देखें तो अमेरिका की GDP भारत की तुलना में लगभग 7.5 गुना अधिक है। प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च देखें तो अमेरिका का खर्च भारत की तुलना में लगभग 150 गुना अधिक है। इनफैक्ट अमेरिका का खर्च पूरी दुनिया में सबसे अधिक है। और कोरोना जैसी महामारी के हिसाब से देखें तो ये सभी बातें अमेरिका के पक्ष में हैं। लोग कम हैं, जगह ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम है तो रिस्क कम है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था भारत की तुलना में बहुत बड़ी है और जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी अमेरिका बहुत अधिक खर्च करता है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए अब हम कोरोना के डेटा की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं अभी तक हुई मौतों के बारे में। दोस्तों, पूरे विश्व में 32 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। पिछले 1 साल में मेरे और मेरे मित्रों के परिवारों में भी अब तक 20 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मेरी खुद की माँ इसी वर्ष जनवरी-फरवरी में 5 सप्ताह अस्पताल में रहकर आई हैं, और इस समय मेरी सासू माँ ICU में कोरोना से लड़ रही हैं पिछले 15-20 दिनों से। हम भी 2 हफ्तों से बहुत से और परिवारों की तरह ऑक्सीजन जुटाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। इन सभी को याद करते हुए बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ मैं आपसे ये डेटा शेयर कर रहा हूं। इस ग्राफ को देखिए, यह कोरोना की वजह से अब तक अमेरिका में प्रतिदिन होने वाली मृत्युओं की संख्या को दिखाता है। अब यदि यही हम भारत का भी डेटा जोड़ें तो वो ऐसा दिखता है। 3 महीने पहले यानी जनवरी में अमेरिका में जो स्थिति थी, अप्रैल में भारत में वैसी स्थिति बनी है। यदि पिछले महीने को छोड़ दें तो इस पूरे कालखंड में अमेरिका की स्थिति भारत की तुलना में बहुत ज्यादा खराब रही है और भारत ने इसे काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया है। यदि हम अब तक हुई कुल मृत्युओं को देखें तो ध्यान में आएगा कि अमेरिका में होने वाली मौतों की संख्या
भारत की तुलना में लगभग 2.5 गुना अधिक हैं। यदि हम प्रति 10 लाख व्यक्तियों की तुलना में इसे देखें तो अमेरिका में होने वाली मौतें भारत की तुलना में लगभग 11 गुना अधिक हैं। यदि हम पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से इसे देखें तो अमेरिका में होने वाली मौतें भारत की तुलना में लगभग 32 गुना अधिक है। तो हम देखेंगे कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बहुत कम संसाधन होने के बावजूद भारत के प्रयास बहुत ही सराहनीय रहे हैं और लोगों को बचाने में बहुत हद तक कारगर भी रहे हैं। अब बात करते हैं यूरोपीय संघ की। यूरोपियन यूनियन या ईयू यूरोप के 27 देशों का समूह है और एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति है। भारत की जनसंख्या इन सभी देशों की जनसंख्या की तुलना में लगभग 3 गुनी अधिक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से वे भारत से सवाए हैं, तो भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी ईयू की तुलना में लगभग 4 गुनी अधिक है। मतलब औसतन हर 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में भारत में ईयू से 4 गुना अधिक लोग रहते हैं। ईयू की जीडीपी भारत की तुलना में लगभग 5.5 गुना अधिक है और प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च देखें तो ईयू का खर्च भारत की तुलना में लगभग 48 गुना अधिक है। और कोरोना जैसी महामारी के हिसाब से देखें तो यहां भी ये सभी बातें ईयू के पक्ष में हैं। अब इनको ध्यान में रखते हुए कोरोना के डेटा की तरफ हम बढ़ते हैं। इस ग्राफ को देखिए, यह अब तक यूरोपीय संघ में प्रतिदिन होने वाली मृत्युओं की संख्या को दिखाता है। अब यदि यही हम भारत का डेटा जोड़ें तो वो ऐसा दिखता है। 6 महीने पहले यानी नवंबर 2020 से ईयू में जो स्थिति चल रही है, अप्रैल 2021 में भारत में वैसी स्थिति बनी है। यदि पिछले महीने को छोड़ दें तो इस पूरे कालखंड में ईयू की स्थिति भारत की तुलना में बहुत ज्यादा खराब रही है और भारत ने कोरोना को काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया है। यदि हम अब तक हुई कुल मृत्युओं को देखें तो ध्यान में आएगा कि यूरोपीय संघ में होने वाली मौतें भारत की तुलना में लगभग 3 गुना से अधिक हैं। यदि हम प्रति 10 लाख व्यक्तियों की तुलना में इसे देखें तो यूरोपीय संघ में होने वाली मौतों की संख्या भारत की तुलना में लगभग 10 गुना से अधिक है। और यदि पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से देखें तो यूरोपीय संघ में होने वाली मौतें भारत की तुलना में लगभग 12 गुना अधिक हैं। तो हम देखेंगे कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में यूरोपीय संघ से बहुत कम संसाधन होने के बावजूद भारत का प्रयास यहां भी रिलेटिवली बहुत अच्छा रहा है। अब बात करते हैं भारत और ओईसीडी की। ओईसीडी दुनिया के 37 धनी और विकसित माने वाले देशों का समूह है। इन 37 देशों की सम्मिलित जनसंख्या भारत की जनसंख्या के लगभग बराबर है, मगर क्षेत्रफल की दृष्टि से ओईसीडी भारत से लगभग 11.5 गुना अधिक बड़ा है। इसका मतलब भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी ओईसीडी की तुलना में लगभग 11.5 गुना अधिक है। ओईसीडी देशों की जीडीपी भारत की तुलना में लगभग 18.5 गुना अधिक है। जाहिर सी बात है, ये दुनिया के सबसे धनी देश हैं। और प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च को देखें तो ओईसीडी का खर्च भारत की तुलना में लगभग 67 गुना अधिक है। कोरोना जैसी महामारी के हिसाब से देखें तो यहां भी ये सभी बातें ओईसीडी के पक्ष में हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए अब हम कोरोना के डेटा की तरफ बढ़ते हैं। इस ग्राफ को देखिए, यह अब तक ओईसीडी देशों में प्रतिदिन होने वाली मृत्युओं की संख्या को दिखाता है। अब यदि यही हम भारत का भी डेटा जोड़ें तो इस पूरे कालखंड में ओईसीडी देशों की स्थिति भारत से बहुत अधिक खराब रही है। यदि हम अब तक हुई कुल मृत्युओं को देखें तो ध्यान में आएगा कि ओईसीडी देशों में होने वाली मौतों की संख्या भारत की तुलना में लगभग 8 गुना अधिक है। यदि हम प्रति 10 लाख व्यक्तियों की तुलना में इसे देखें तो भी ओईसीडी देशों में होने वाली मौतें भारत की तुलना में लगभग 8 गुना अधिक है। ये दोनों बराबर हैं क्योंकि ओईसीडी देशों और भारत की जनसंख्या लगभग बराबर है। पर यदि हम पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से इसे देखें तो ओईसीडी देशों में होने वाली मौतों की संख्या भारत की तुलना में लगभग 95 गुना अधिक है। तो ये दुनिया के सबसे धनी और विकसित देशों का समूह है जिनकी कुल जनसंख्या लगभग भारत के बराबर है। पर वहां कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या भारत की तुलना में 8 से 95 गुना तक अधिक है। इस पर विचार करें। हम देख रहे हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ओईसीडी से बहुत कम संसाधन होने के बावजूद यहां भी रिलेटिवली भारत का प्रयास बहुत कारगर रहा है। मित्रों, आपसे निवेदन है कि इसे कृपया करके अभिमान के भाव से नहीं देखें। विश्व के सभी देशों ने कोरोना से लड़ने के
भरसक प्रयास किए हैं और भारत ने भी किए हैं। ये तथ्य केवल कुछ अमेरिकन चैनल्स द्वारा चलाए जा रहे दुष्प्रचार का उत्तर देने के लिए आपके साथ शेयर किए हैं। अब प्रश्न उठता है कि प्रॉब्लम किसे है, ये दुष्प्रचार क्यों हो रहा है? इसके कई कारण हैं। कुछ पॉलिटिकल हैं, कुछ जियोपॉलिटिकल हैं, पर इस समय सबसे ज्यादा दुखती रग है मुनाफाखोरी की और अंतहीन लालच की। जी हां, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कुछ फार्मा कंपनीज को। ये कंपनीज कोरोना के संकट काल में अपनी दवाएं पूरी दुनिया को बेचना चाहती हैं, मगर वैसी ही दवाएं भारत में भी बन रही हैं। भारत ने दुनिया के लगभग 85 देशों को ये दवाएं दी भी हैं। कुछ को ये दवाएं फ्री में दी हैं मदद के तौर पर, और कुछ को बेची हैं। जिनको बेची भी हैं तो भारत में बनी दवाओं की कीमत अमेरिकी दवाओं से लगभग 10 गुना कम है। तो जब आपको भारत में बनी एक कारगर दवा 10 गुना कम कीमत पर मिल रही है, तो आप 10 गुना अधिक पैसे देकर इन अमेरिकी दवाइयों को क्यों खरीदेंगे? इसी वजह से ये अमेरिकी कंपनीज परेशान हैं। इन्हीं के दबाव के चलते पिछले महीने ही अमेरिका ने भारत को वैक्सीन बनाने के कच्चे माल के निर्यात पर रोक लगा दी थी, और ऐसा तब जबकि अमेरिका के पास कोरोना वैक्सीन के जरूरत से अधिक मात्रा में भंडार है। इस रोक का भारत में टीकाकरण अभियान पर बुरा असर पड़ा। संकट की घड़ी में फाइजर जैसी कंपनियां दुनिया के कई गरीब देशों को वैक्सीन के लिए डरा धमका रही हैं। यह सच में आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की याद दिलाएगा। समय मिले तो आप खुद ये गूगल करके देखिएगा। सच पूछें तो इन अमेरिकी कंपनी से बहुत हद तक अमेरिका की आम जनता भी बहुत दुखी है। ये कंपनीज लाभ उठाती हैं अमेरिकी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में होने वाली रिसर्च का, जिसका पैसा आता है अमेरिकी लोगों के दिए टैक्स से। फिर इनको दवाएं बनाने के लिए अलग से पैसा मिलता है, बहुत से टैक्स ब्रेक्स भी मिलते हैं। उसके बावजूद भी ये न केवल टैक्स बचाने की हर संभव कोशिश करते हैं, बल्कि अपनी उन्हीं दवाओं को अमेरिकी लोगों को ही बहुत ऊंचे दामों पर बेचते हैं। कुछ उदाहरण देता हूं। जब NIH में मैं कैंसर पर रिसर्च कर रहा था, मुझे जानकर आश्चर्य हुआ कि यदि हमारी रिसर्च के फलस्वरूप कोई दवाई बनेगी तो वो इतनी महंगी होगी कि दुनिया की तो छोड़िए, अमेरिका के भी आधे से ज्यादा लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। यह बहुत दुखद था। मैंने इस विषय में एक लेख 2011 में लिखा था, जो कि अगले साल प्रतिष्ठित जर्नल साइंस में प्रकाशित हुआ था। अब 2015 से एक उदाहरण को देखिए। पायरिमेथामाइन एक दवाई है जो कई बीमारियों के इलाज में काम में ली जाती है। एक अमेरिकन कंपनी ने 2015 में इस पर अपना एकाधिकार बनाया और इसकी कीमत रातों रात 50 गुना बढ़ा दी। तो जो एक गोली $13.5 में मिल रही थी, उसकी कीमत रातों रात $750 हो गई। जी हां, लगभग 55 गुना वृद्धि, जिसकी वजह से इसके एक पूरे कोर्स की कीमत लगभग $75,000 हो गई, जो कि ज्यादातर अमेरिकी लोगों की पहुंच से बाहर थी। इसका बहुत विरोध हुआ। और भी चौंकाने वाली बात है कि यही दवाई भारत में 100 गुना से भी कम दामों में मिल रही थी। एक बड़ा अंतर और भी है। भारत में कभी तबीयत खराब होती है तो हम तुरंत उठकर डॉक्टर के पास जा सकते हैं। अधिकतर बीमारियों में ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन में हम डॉक्टर से मिल लेते हैं और इलाज शुरू हो जाता है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अपनी पढ़ाई के दौरान मुझे कई महान वैज्ञानिकों से और नोबेल लॉरिएट से मिलने का, उनके साथ समय बिताने का अवसर मिला। मैंने देखा कि बड़े से बड़े साइंटिस्ट की भी कभी तबीयत खराब हुई या उनके परिवार के किसी सदस्य की तबीयत खराब हुई और उन्होंने डॉक्टर को फोन किया तो कई बार उन्हें 2 या 3 महीने बाद का अपॉइंटमेंट मिला। जी हां, 2-3 हफ्ते से 2-3 महीने तक लग सकते हैं आपको अपने फैमिली डॉक्टर से मिलने के लिए। यहां यह आम बात है। कितनी भी छोटी या बड़ी बात हो, आपके पास 2 ही रास्ते हैं। या तो आप वेट कीजिए या फिर इमरजेंसी में चले जाइए। जहां भी आपको इलाज के पहले कई घंटों तक अपना नंबर आने का इंतजार करना पड़ सकता है। 4-5 घंटों तक का इंतजार तो मैंने भी किया जब मैं अपने दोस्तों या परिवारजनों के साथ गया हूं। यहां इंश्योरेंस और फार्मा कंपनीज की ऐसी मिलीभगत है, ऐसा मकड़ जाल है, जिससे लड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। बहुत विरोध का सामना करते हुए प्रेसिडेंट ओबामा ने 2010 में अफोर्डेबल केयर एक्ट अमेरिकी संसद में पास करवाया। यह 2014 से कारगर हुआ। बाद में प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसे पूरी तरह हटाने का प्रयास किया। अभी पिछले हफ्ते ही प्रेसिडेंट बाइडेन ने वादा किया है कि वे न केवल इस एक्ट की रक्षा करेंगे बल्कि इसके दायरे को भी बढ़ाएंगे, और इसका फायदा अमेरिका के लगभग 1/3 लोगों को मिलेगा। जैसे भारत में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लाई गई आयुष्मान भारत योजना का लाभ भारत की लगभग आधी आबादी को मिलेगा और बहुत से लोगों को तो मिलना शुरू भी हो गया है।
भारत सरकार इंश्योरेंस सेक्टर में भी बहुत से सुधार लाने का प्रयास कर रही है। मेरी प्रार्थना है कि इसे बहुत ही ज्यादा सावधानी के साथ करें। यदि इन कंपनियों को अपनी मनमानी करने की छूट मिल गई तो भारत भी अमेरिका की तरह मुश्किल में फंस सकता है। अमेरिका के इस एक्ट का नाम अफोर्डेबल केयर एक्ट है, क्योंकि जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग के लिए हेल्थ केयर अफोर्डेबल ही नहीं है। स्थिति इतनी खराब है कि एक बार आपकी तबीयत खराब हो जाए तो आप बर्बाद हो सकते हैं। प्रेसिडेंट ओबामा ने कई बार अपनी स्पीचेस में कहा है कि अमेरिका में हर आधे मिनट में एक परिवार दिवालिया होता है। पिछले हफ्ते ही प्रेसिडेंट बाइडेन ने इससे जुड़ी कई बातें अमेरिकी संसद में कही हैं, जिसका लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि भारत धीरे धीरे पूरी दुनिया के औषधालय या फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के तौर पर उभर रहा है। पूरी दुनिया की मदद कर रहा है, विशेष तौर पर गरीब देशों की, जिससे इन लालची कंपनीज को परेशानी है। आशा करता हूं कि आप निहित स्वार्थों से प्रेरित इन दुष्प्रचारों के शिकार नहीं बनेंगे। भारत को कोरोना से लड़ने में अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। फिर भी अभी तक भारत ने बहुत कम रिसोर्सेज के साथ रिलेटिवली अच्छा काम किया है, वह सराहनीय है। जो कमियां हमारे ध्यान में आ रही हैं, उन सभी पर विचार भी होना चाहिए और सुधार भी। मुनाफाखोरों और भ्रष्टाचारियों को कठोर से कठोर दंड भी मिलना चाहिए। पर अभी के लिए हम सभी को आपस में नहीं लड़ना है, हम सबको कोरोना से लड़ना है एकजुट होकर। जैसा कि मोदी जी ने कहा है, संकल्प और संयम से हम इस पर जीत पा सकते हैं। फिर मिलेंगे। नमस्कार।